हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल। इसमें हम लोग पढ़ेंगे अक्षांशीय विस्तार, यानी कि भारत की जो स्थिति है अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से वह क्या है, कहाँ पे है। साथ ही साथ देशांतरी विस्तार को हम लोग देखेंगे, यानी कि देशांतरी विस्तार के दृष्टिकोण से भारत की जो स्थिति है वह कहाँ पे है। और साथ ही साथ भारत एवं जो भारत में के बीच से जो कर्क रेखा होकर के गुजरती है, उस कर्क रेखा के बारे में हम लोग जानेंगे कि वह कर्क रेखा भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है और किस राज्य से होकर के निकल जाती है। साथ ही साथ वह कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, यह भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए हम लोग आगे देखते हैं। अक्षांश, यानी कि अक्षांश क्या होता है, अक्षांश हम लोग किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। ये क्या है, आपके सामने वर्ल्ड मैप है। ये से हम लोग कहते हैं जो मीड की लाइन होती है या जो बीच की लाइन होती है, जो सबसे बड़ी लाइन होती है, जिसे हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं या महानवृत्त कहते हैं। इसका जो डिग्री होता है वह 0 डिग्री होता है। इसका जो सेंटर से कोण है वह 0 डिग्री है। साथ ही साथ इसके समानांतर ऊपर की तरफ रेखाएं खींची जाती हैं, वैसे ही नीचे की तरफ रेखाएं खींची जाती हैं। ये विषुवत रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इनका जो डिग्री कोण होता है वह 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे करके ऊपर की तरफ जाती हैं ये रेखाएं, और नीचे की तरफ ऐसे ही आती हैं 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री करके। तो इन रेखाओं को हम लोग अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इनका जो निर्धारण होता है पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी के हिसाब से होता है। आगे देखते हैं। पहले हम लोग देखें अक्षांश के बारे में, अब हम लोग देखेंगे अक्षांश रेखाओं के बारे में। अक्षांश रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती हैं। मान लीजिए 0 डिग्री वृत्त है, जिसे हम लोग महानवृत्त भी कहते हैं, जिसे हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो इनके ऊपर या नीचे, जैसे उत्तर में या दक्षिण में ये उत्तरी हिस्सा है, ये दक्षिणी हिस्सा है, या जैसे हम लोग ऊपरी हिस्सा है दक्षिणी हिस्सा कहते हैं। तो इस 0 डिग्री के समानांतर जो रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये आपस में एक दूसरे के समानांतर होती हैं, साथ ही साथ ये विषुवत रेखा के भी समानांतर होती हैं। इन काल्पनिक रेखाओं को ही हम लोग अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। अक्षांश रेखाएं वह रेखाएं होती हैं जो विषुवत रेखा के समानांतर उत्तरी गोलार्ध में एवं दक्षिणी गोलार्ध में खींची जाती हैं। उन रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। आगे देखते हैं अक्षांश रेखाओं का दर्शाया जाना, कि अक्षांश रेखाओं को हम लोग कैसे दर्शाते हैं। जैसे होता है ना कि मान लीजिए एक दूरी है तो हम लोग किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में मापते हैं, वैसे अक्षांश रेखाओं को हम लोग, अक्षांश रेखाओं का जो माप होता है वह क्या होता है। इनका जो माप होता है वंश होता है, मिनट होता है और सेकंड होता है। यानी कि इतना डिग्री, इतना मिनट, इतना सेकंड हम लोग कहते हैं। मान लीजिए ए डिग्री, बी मिनट, सी सेकंड, मान लीजिए कोई दूरी है अक्षांश रेखा या कोणीय दूरी के हिसाब से, तो ए डिग्री, बी मिनट, सी सेकंड के तौर पे हम लोग अभिहित करते हैं या बोलते हैं या बताते हैं। आगे देखते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं। यानी कि पृथ्वी है, ये 2 बराबर भागों में बांटी जा रही है, इसे हम लोग भूमध्य रेखा या 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं, जिसे हम लोग विषुवत वृत्त भी कहते हैं, इक्वेटर भी कहते हैं। आगे देखते हैं विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। यानी कि ये 0 डिग्री जो वृत्त है उसके उत्तरी भाग को, यानी कि ऊपरी वाले हिस्से को हम लोग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी वाले हिस्से को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध के तौर पे अभिहित करते हैं, बोलते हैं, बताते हैं। यानी कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली जो 0 डिग्री अक्षांश जो रेखा होती है उसे हम लोग भूमध्य रेखा, उसके ऊपर की जो हिस्सा होता है वह उत्तरी गोलार्ध, उसके दक्षिण का जो हिस्सा होता है हम लोग उसे दक्षिणी गोलार्ध के तौर पे मानते हैं, अभिहित करते हैं, बोलते हैं। आगे देखते हैं भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिण अक्षांश रेखाएं कहते हैं। बहुत स्पष्ट भाषा में लिखा गया है। मान लीजिए 0 डिग्री अंश अक्षांश रेखा है, तो
जो इसके उत्तर में जो रेखाएं खींची जा रही है, जो आपको दिख रही होंगी, एक दूसरे के समानांतर खींची जा रही हैं, उन्हें हम लोग उत्तर वाले हिस्से को उत्तरी अक्षांश रेखाएं और दक्षिण वाले हिस्से को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये एक दूसरे के समानांतर होती हैं और साथ ही साथ यह पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम की तरफ खींची जाती हैं, पश्चिम से पूरब की तरफ खींची जाती हैं। आगे देखते हैं अक्षांश रेखाओं की संख्या, यानी कि हम लोग जो अक्षांश रेखा पढ़ते हैं वह पृथ्वी पर कितनी अक्षांश रेखाएं हैं या कितनी अक्षांश रेखाएं एग्जिस्ट करती हैं, उनके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर इनको 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए अक्षांश रेखाओं को, तब उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं और दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। यानी कि मान लो पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है, ऊपर 89 अक्षांश रेखाएं और दक्षिण में 89 अक्षांश रेखाएं खींची जाएंगी। इस प्रकार से 89 प्लस 1 विषुवत रेखा वाला, अगर इनको हम लोग जोड़ दें तो टोटल जो संख्या हो जाएगी वह 179 हो जाएगी। यानी कि इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 हो जाएगी। 89 उत्तर वाला, 89 दक्षिण वाला, एक विषुवत वृत्त, तीनों को अगर हम लोग जोड़ दें तो 179 अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी। आगे देखते हैं, 2 समानांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। यानी कि 2 समानांतर अक्षांश जो रेखाएं होती हैं उत्तर या दक्षिण की तरफ, उनके मध्य की जो दूरी होती है 111 किलोमीटर होती है। साथ ही साथ भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आगे देखते हैं, देशांतर रेखाएं एवं प्रधान एवं उत्तर रेखा। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, साथ ही साथ प्रधान एवं उत्तर रेखाएं जिसे हम लोग GMT के रूप में जानते हैं वह क्या होती है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, प्रधान एवं उत्तर रेखा या ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। कहने का मतलब ये है, मान लो ये पृथ्वी है, वर्ल्ड मैप है, मान लीजिए उत्तरी ध्रुव ऊपर है, दक्षिणी ध्रुव नीचे है। अगर इन्हें हम लोग आपस में मिला दें एक सीधी लाइन के माध्यम से, तो जो सीधी लाइन होती है वो जिसे हम लोग GMT के रूप में पढ़ते हैं, यानी कि प्रधान या उत्तर रेखा या ग्रीनविच मीन टाइम, या पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटते हैं, यानी कि ये पूर्वी हिस्सा और ये पश्चिमी हिस्सा दोनों आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। GMT जो होता है वह उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को आपस में मिलाने का कार्य करता है। आगे देखते हैं ग्रीनविच मीन टाइम के बारे में। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, यानी कि जो हम लोग ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं वह लंदन के ग्रीनविच शहर के नाम पर ही रखा गया है। यानी कि लंदन में एक शहर है जिसे हम लोग ग्रीनविच कहते हैं, उस शहर का नाम ग्रीनविच है। इस ग्रीनविच शहर से गुजरने के नाते इस लाइन को हम लोग ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। आगे देखते हैं, प्रधान एवं उत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहा जाता है। यानी कि जो ऊपरी ये जो रेखा सीधी रेखा, इसे हम लोग 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं। इसके उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं बहुत सी खींची जाती हैं ऐसे, तो इनको हम लोग देशांतर रेखाएं कहते हैं, जो आपस में समानांतर नहीं होती हैं। आगे देखते हैं, देशांतर रेखाएं प्रधान यानी उत्तर से पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। ये क्या है, प्रधान यानी उत्तर रेखा जिसे हम लोग GMT कहते हैं। उत्तरी ध्रुव को और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली ऐसी रेखाएं खींची जाती हैं। इस प्रकार की कुछ इन रेखाओं को हम लोग देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये आपस में समानांतर नहीं होती हैं, जबकि अक्षांश रेखाएं आपस में समानांतर होती हैं। 2 अंतर इसमें क्या है कि ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं, साथ ही साथ ये आपस में समानांतर नहीं होती हैं, जबकि अक्षांश रेखाएं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को आपस में मिलाती नहीं हैं और साथ ही साथ वो आपस में समानांतर होती हैं अक्षांश रेखाएं। आगे देखते हैं, देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। यानी कि मान लीजिए उत्तरी ध्रुव है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अब क्या होगा कि अगर हम लोग विषुवत वृत्त की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इनके मध्य की जो दूरी होती है वो बढ़ने लगती है। साथ ही साथ हम लोग जब विषुवत वृत्त से नीचे की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की तरफ, तो इनके मध्य की जो दूरी होती है क्या होती है, घटने लगती है। तो यहीं पे देखिए यहाँ दूरी ज़्यादा है, यहाँ पे दूरी थोड़ी कम है, थोड़ी कम है, थोड़ी कम है। यहाँ पे एक जगह ऐसे आएगा, यहाँ पर शून्य हो जाएगी दूरी। तो वह विषुवत रेखा पे उनके मध्य की जो दूरी होती है वह सबसे ज़्यादा होती है, जबकि ध्रुवों पे सबसे कम होती है। ये आपस में समानांतर नहीं होती हैं, साथ ही साथ ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को आपस में मिलाने का कार्य करती हैं। आगे देखते हैं, विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी 111.33 किलोमीटर होती है।
हम लोग अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़े हैं। ये दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की जो दूरी कितनी होती है 111 किलोमीटर, जबकि दो देशांतर रेखाओं के मध्य की जो दूरी होती है, अधिकतम दूरी जो होती है वह 111.33 किलोमीटर होती है। यानी कि विषुवत रेखा पर वह जो दूरी होती है, विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के मध्य की जो दूरी होती है 111.33 किलोमीटर होती है, जबकि आपस में अक्षांश रेखाओं की जो मध्य की दूरी होती है 111 किलोमीटर होती है। आगे देखते हैं भारत की स्थिति एवं अक्षांशीय विस्तार, यानी कि भारत की जो स्थिति है वह कहाँ पे है, साथ ही साथ अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत कहाँ पे अवस्थित है। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। साथ ही साथ संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। यानी कि विषुवत वृत्त है, इसके ऊपर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जो भी है, मान लीजिए यहाँ पे आकर 6 डिग्री जाता है। ठीक, तो जो निचली हिस्सा है भारत का, जो मेन लैंड नहीं है, उसके मतलब जो द्वीप हैं, उन द्वीप के हिसाब से देखा जाए तो जो द्वीप हैं उनका जो सबसे निचली हिस्सा है वह 6 डिग्री 45 मिनट पे है। और भारत का जो जम्मू कश्मीर या लद्दाख वाला जो हिस्सा है वह 37 डिग्री 6 मिनट के उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। यानी कि भारत 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। यानी कि मान लो ये भारत है, ये मान लो मैप है, तो ये जो निचली वाली लाइन है और जो ऊपरी वाली लाइन है ये 37 डिग्री 6 मिनट और ये 6 डिग्री 45 मिनट इनके मध्य स्थित है। ये पृथ्वी का जो अक्षांशीय दूरी है उसके हिसाब से ये भारत का विस्तारित रूप है। आगे देखते हैं मुख्य भूमि से अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। इसकी मुख्य भूमि से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। यानी कि अक्षांशीय विस्तार जो होता है भारत का वह क्या है, तो मेन लैंड यानी कि जो ये तमिलनाडु वाला हिस्सा है वो, और ऊपर का जो ये लद्दाख वाला हिस्सा है वो, इनके बीच की जो विस्तारित रूप है वह क्या है, तो नीचे वाला जो हिस्सा है वह 8 डिग्री 4 मिनट पे 8 डिग्री 4 मिनट पे, और ऊपर वाला जो हिस्सा है वह 37 डिग्री 6 मिनट पे अवस्थित है। आगे देखते हैं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई, यह क्या है, देशांतरीय विस्तार है। यानी कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है, ऐसी जो रेखाएं हैं उन रेखाओं में ये 97 डिग्री 25 मिनट वाली रेखा है, और ये जो रेखा है वो 68 डिग्री 7 मिनट वाली रेखा है। तो इनके मध्य क्या है, भारत फैला हुआ है। आगे देखते हैं भारत एवं कर्क रेखा। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। यानी कि जो उस उत्तरी गोलार्ध में उष्णकटिबंध का जो निर्धारण लाइन है 23 डिग्री 30 मिनट, उस लाइन को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। उसी प्रकार से 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम लोग मकर रेखा कहते हैं। तो भारत से जो होकर रेखा गुजरती है उसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं 23 डिग्री 30 मिनट, जैसे हम लोग उत्तरी अक्षांश रेखा भी कहते हैं। उत्तरी अक्षांश रेखा है उत्तर में स्थित होने के नाते कर्क रेखा भारत को मध्य से होकर गुजरती है। यानी कि जो कर्क रेखा है भारत को क्या है, मिड से होकर गुजरती है, मध्य से। ठीक, मान लो भारत है, इसके मध्य से होकर के गुजरने वाली रेखा को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, जिसे हम लोग 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश के तौर पे भी जानते हैं। आगे देखते हैं कर्क रेखा का भारत में विस्तार। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है एग्जाम में। जितनी भी चीज़ें इसमें बताई गई हैं उसे आप ध्यान में रखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें देखते हैं हम लोग जो 8 राज्य हैं, पहला गुजरात है, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पाँचवा झारखंड, छठवां पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और 8वां मिजोरम है। क्या है, मिजोरम। 8 राज्य ये हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये मैप में दिखाया गया है। जितनी भी मैप इसमें यूज़ की गई हैं आपके हित के लिए हैं। इसे आप अच्छे से देखेंगे, ध्यान देंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, आप एग्जाम में अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। आगे देखते हैं सूर्य के उत्तरायण होने से भारत में प्रभाव। यानी कि भारत, जैसे मान लीजिए ये विश्व है यानी कि पृथ्वी, ये क्या है, 0 डिग्री लाइन है, इसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, इसका दक्षिण दक्षिणी गोलार्ध। अगर सूर्य की स्थिति दक्षिण से उत्तर की तरफ यानी कि मिड लाइन, ये जो 0 डिग्री है उसके उत्तर में होने लगे, भारत तो उत्तर में ही स्थित है यानी कि उत्तरी गोलार्ध में है, और सूर्य भी उत्तरी गोलार्ध में जाने लग जाए यानी कि उत्तरायण होने लग जाए सूर्य का, तब भारत में स्थिति क्या होने लगेगी,
दिन की जो अवधि होगी वह क्या होगी, बढ़ जाएगी। दिन की अवधि बढ़ेगी और रात की अवधि क्या होगी, छोटी होगी। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की जो किरणें होंगी वह सीधी पड़ेंगी। सीधी पड़ने के नाते हम लोग देखेंगे सूर्य का जो दिखने का जो टाइम लाइन होगा वह बहुत ज़्यादा होगा, जबकि रातें धीरे धीरे छोटी होने लग जाएंगी। एक टाइम के बाद सूर्य जब दक्षिणायन होने लग जाएगा तब रात की अवधि धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी और दिन की अवधि धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। तो इस प्रकार से सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने से भारत में प्रभाव पड़ता है। आगे देखते हैं 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। यानी कि जब सूर्य उत्तरायण होगा, एक समय ऐसा आएगा जब 21 जून होगा। उस 21 जून का जो दिन होगा वह दिन क्या होगा, सबसे बड़ा होगा सर्वोच्च बिंदु पे होने के नाते। आगे देखेंगे जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लग जाती है। जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि क्या होती है, बढ़ने लग जाती है। यानी कि दिन का जो अवधि होगा, दिन का जो समय होगा वह बढ़ेगा और रात की जो अवधि होगी वह क्या होगी, छोटी होती जाएगी या कम होती जाएगी। ये वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो को आप पसंद करते हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।